स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे 3.2 का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है और उस डाटा में मैट्रिक्स एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू एंड पी सबका ऑर्डर हमको पता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 21 नंबर में, ऑर्डर ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यानी कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा। सॉरी, ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा तो उसमें कुछ कंडीशन के साथ डिफाइंड होगा। तो वो कंडीशन क्या क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन, के एंड पी, यानी कहने का मतलब किसका किसका रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन, के एंड पी। तो एन, के एंड पी पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी क्या क्या प्रतिबंध होगा। रेस्ट्रिक्शन का हिंदी होगा क्या, प्रतिबंध। तो एन, के एंड पी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर में आया है एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू एंड पी। तो यहाँ मेरे पास 5 मैट्रिक्स था, एक्स था, वाई, जेड, डब्ल्यू एंड पी, सबका ऑर्डर गिवन दिया हुआ है। 2 क्रॉस एन एक्स का ऑर्डर है, वाई का 3 क्रॉस के है, जेड का 2 क्रॉस पी है, डब्ल्यू का n क्रॉस 3 है एंड पी का p क्रॉस के है। तो अब इस मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एन, के एंड पी के बारे में जो भी डाटा होगा वो डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो किससे, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई से। तो चलिए यहाँ मैट्रिक्स पी और वाई को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको गुना करना है। तो हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि किसी भी दो मैट्रिक्स को जब गुना करेंगे तो जो मैट्रिक्स पहले होगा उसका कॉलम और जो बाद में होगा उसका रो बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं पी और वाई के केस में क्या आ रहा है। तो पी का पहले हम पी वाई के लिए देखेंगे, उसके बाद फिर डब्ल्यू वाई, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो पी का ऑर्डर कितना है, पी क्रॉस के है, क्लियर। फिर यहाँ वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस के। तो यहाँ से फर्स्ट का कॉलम, सेकेंड का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी ये के और ये 3, जब इस दोनों पोजीशन का एलिमेंट ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसको पी वाई लिख सकते हैं, अन्यथा पी वाई नहीं लिखेंगे। तो कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, यानी परिभाषित है। तो जब परिभाषित है इसका मतलब गुना हुआ होगा। तो इस कंडीशन से यहाँ से मेरा वैल्यू क्या निकल जाएगा, के इज इक्वल टू, यानी के के बारे में तो मेरा डाटा मिल गया कि के का वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब चलते हैं आगे कि जब इसको गुना कर देंगे, यानी जब ये पी वाई फाइनली जब बनेगा तो पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो उसको भी हम लोग देखे हुए थे कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या देगा, पी वाई का ऑर्डर देगा। तो पी वाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस के, क्लियर। तो पी वाई का ऑर्डर हमने दे दिया पी क्रॉस के। अब चलिए, तो ये तो पी वाई होगी। अब डब्ल्यू वाई को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस 3, और वाई का ऑर्डर फिर से 3 क्रॉस। तो देखिए यहाँ कॉलम और ये रो, ये दोनों सेम, दैट मीन्स 3 3 सेम। तो यहाँ से तो किसी का वैल्यू हमको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होके फाइनली डब्ल्यू वाई आएगा तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम, यानी एन क्रॉस के। अब इस दोनों को हमको ऐड करना है, यानी प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए कंडीशन हमने बताया था आप लोग को कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मस्ट रहेगा कि सेम हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई का ऑर्डर यहाँ मेरे पास क्या है, पी वाई का ऑर्डर पी क्रॉस के, प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस के।
अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है, डिफाइंड है। तो हम लोग अब ये नहीं कहेंगे कि सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के और के दोनों सेम है, बट यहाँ एन और पी है। यानी पहला मैट्रिक्स का जो रो है यानी पी वाई का जो रो है और डब्ल्यू वाई का रो है, दोनों का डाटा अलग है। यहाँ पी है और यहाँ एन है, बट इसमें भी कॉलम के है और यहाँ भी कॉलम के है, तो ये दोनों तो बराबर है। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी और एन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा कि P इज इक्वल टू एन। क्लियर? तो चलिए, हमको पूछा जा रहा था कि K, N एंड P का क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, उस पर प्रतिबंध क्या क्या है। तो इससे हमको मिल गया फाइनली। यहाँ मैं लिख देता हूँ K इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू P लिखिए तब, या P बराबर N लिखिए तब। तो देखते हैं कि ये कितना नंबर ऑप्शन है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए है, यानी K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N। यहाँ मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, the order of 7x minus 5z। यानी अब हमको इसका ऑर्डर चाहिए 7x minus 5z। तो यहाँ मैट्रिक्स x में 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी 7 से गुना हो रहा है, और z में 5 से गुना हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणनफल हो रहा है। और अदिश गुणनफल में हम लोग पढ़े हुए थे कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि से गुना करते हैं या किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वो उसके ऑर्डर पे कोई असर नहीं डालता है। यानी कहने का मतलब कि 7 से क्या, कितना भी नंबर से आप यहाँ गुना करेंगे तो x का जो ऑर्डर होगा वही रहेगा और यहाँ z का जो ऑर्डर रहेगा वही रहेगा। तो अब जो x का ऑर्डर है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे फॉर या इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर डज नॉट चेंज। जो बच्चे भूल गए हों ये उनके लिए, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उसका ऑर्डर कोई चेंज नहीं करता है। तो ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ 7 और x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, फिर माइनस 5 z का ऑर्डर 2 क्रॉस p। तो अब दो मैट्रिक्स को माइनस भी हम लोग तभी कर सकते हैं जबकि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। प्लस या माइनस करने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर से क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 7x माइनस 5z परिभाषित है तो ही उसका ऑर्डर हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो जब परिभाषित है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगा, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यानी दोनों का रो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो n और p को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। किसके लिए, डिफाइंड होने के लिए। तो ये दोनों क्या होगा, n बराबर p कंडीशन अगर ये डिफाइंड है तो यहाँ से n बराबर p हो गया। तो अब इसका ऑर्डर, यानी जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर 2 क्रॉस n हो सकता है या 2 क्रॉस p हो सकता है। यही दो पॉसिबल ऑर्डर होगा जब इसको माइनस करेंगे उसके बाद, क्योंकि माइनस करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और दोनों को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद वो 3 क्रॉस 2 हो जाए या 2 क्रॉस 3 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले जिस ऑर्डर का होगा सेम उसी ऑर्डर का होगा। तो थोड़ा इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है p क्रॉस 2, तो यहाँ जो पॉसिबल ऑर्डर है वहाँ मेरे पास p क्रॉस 2 नहीं है। सेकेंड वाला ऑप्शन है 2 क्रॉस n,
यानी 2 क्रॉस n मेरे पास ऑप्शन में है, यहाँ पॉसिबल ऑर्डर में भी है, यानी यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। n क्रॉस 3 नहीं है, p क्रॉस n भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये रहा 21 एंड 22 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद वाले टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ तक मेरा 3.2 का जो भी क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आप लोग से नहीं बनने वाला था, उसको हम लोग सॉल्यूशन के थ्रू देख लिए। अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अब आज आगे चलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है, या जो कॉलम है उसको रो में लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर, और यहाँ एक कंडीशन ये भी रहेगा कि मैट्रिक्स हमेशा किसके फॉर्म में होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो लेट ए बराबर ए आई जे क्या m क्रॉस n अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ए डैश या ए टी, इसको हम लोग दो टर्म से डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, या तो ए डैश होगा या नहीं तो ए का पावर टी होगा। ए का पावर टी का मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होगा किसके, ए जे आई। हमने बताया था कि जो रो में होगा उसको कॉलम में कर देना है, और जो कॉलम में होगा उसको रो में कर देना है। यानी यहाँ रो था i और कॉलम था j, तो जैसे ही हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो i होगा वो j के पोजीशन पे चला जाएगा, और जो j होगा वो i के पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद जब अंदर में जब चेंजिंग होगा तो बाहर में भी चेंजिंग होगा, यानी रो और कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो रो था m वो हो जाएगा कॉलम, और जो n कॉलम था वो हो जाएगा रो। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यही रहा मेरा क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका परिभाषा लिखाने से बेटर है तो इसको मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे। जैसे किसी को परिभाषा लिखना हो तो इसका परिभाषा ये हो सकता है कि ट्रांसपोज वैसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें उसके रो और कॉलम को हम आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो मेरा ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ए बराबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी, ट्रांसपोज को हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो ए बराबर यहाँ हो गया। इसका ऑर्डर देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, यानी कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज हमको करना है, यानी ए डैश निकालना है। और ए डैश कैसे निकालेंगे, तो जो रो में था उसको किस में लिख देना है, कॉलम में, और जो कॉलम में रहेगा उसको रो में लिख देना है। तो किसी एक को उठाइए, यानी रो को उठाइए और उसको कॉलम वाइज लिखिए, सब ऑटोमेटिक खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 को एक बार कॉलम में लिख देंगे और 1 4 को एक बार रो में लिखने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर रो वाइज चल रहे हैं तो बस रो वाइज ही चलिए, या कॉलम में चल रहे हैं तो कॉलम में ही चले। जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 को लिए और इसको कॉलम में लिख दिए 1 2। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 4 को आप अरेंज करें, वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 4 5 6 भी आ गया। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। ये तो लिखने के लिए हम लिख दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज होने के बाद में अब इसका ऑर्डर हम लोग देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 क्रॉस 3 था तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं परिभाषा में जो आपको बताए हुए थे, क्या उसके अकॉर्डिंग ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो परिभाषा में हमने बताया था कि जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो उसका रो और कॉलम आपस में बदल जाएगा, यानी जो रो रहेगा वो बाद में कॉलम होगा और जो कॉलम रहेगा वो रो हो जाएगा। तो यहाँ रो था m, जैसे ही ट्रांसपोज किए तो वो हो गया कॉलम। ठीक है,
तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में 3 मेरा क्या था, कॉलम था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, रो हो गया। फिर जो 2 रो था वो जैसे ही ट्रांसपोज निकाले तो कॉलम हो गया, यानी कॉलम हो गया, यानी बाहर में तो चेंजिंग हो गया, क्या अंदर में भी चेंजिंग होगा? जैसे ए आई जे बदल गया था ए जे आई में, तो हाँ अंदर में भी चेंजिंग होगा। देखिए उसको कैसे, तो जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये भी हमेशा फर्स्ट ही पोजीशन पे रहेगा, तो इस दोनों से तो पता नहीं चलेगा। अगल बगल के एलिमेंट से हम लोग देखते हैं क्या उसका पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं। तो 2 का, यहाँ 2 का पोजीशन, इस 2 का पोजीशन A1, ठीक है, यानी फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में। इस 2 का पोजीशन थोड़ा देखते हैं, तो इस 2 का पोजीशन यहाँ सेकेंड कॉलम है एंड फर्स्ट सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A2, ठीक। तो यहाँ I का वैल्यू 1 था और J का वैल्यू 2 था, लेकिन जैसे ही उसका ट्रांसपोज किए तो ये तो था मेरा I और ये था मेरा J, ठीक है। तो जैसे ही उसका ट्रांसपोज किया गया तो I चला गया J के पोजीशन पर और J चला आया I के पोजीशन पे, यानी ये पहले प्रीवियस में J था और ये पहले वाला में I था, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद ये बदल गया, ठीक है। तो इस परिभाषा को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी I J किसमें बदल जाएगा, J I में बदल जाएगा। कब, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तब। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए J, इसको लिख लीजिए I, इसको लिखेंगे पहले वाले में, ठीक है। और ये बाद वाले में क्या हो गया, बाद वाले में ये हो गया I और ये हो जाएगा J, क्योंकि उसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं, पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। क्लियर है? तो अब इसको नोट करने के बाद में चलते हैं, इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टी होता क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब चलिए इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसपोज किए, यानी एक बार उसके रो और कॉलम को आपस में बदल दिए, फिर अगर उसको आप दोबारा बदलते हैं तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कहने का मतलब ए का डबल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे ए बराबर अगर दिया हो 1 2 3 4, ठीक, तो इसका हम एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए डैश निकालेंगे। ए डैश बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, ये एक बार ट्रांसपोज हो गया। अभी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बाद में भी 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में है, इसमें जो रो था वही कॉलम था, तो यहाँ से तो थोड़ा ऑर्डर पता नहीं चल पाएगा। जब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर में रखते, यानी आयताकार रूप में रखते, तो इसका ऑर्डर पता चल रहा था, लेकिन आप लोग पिछले वाले एग्जाम्पल से इसको समझ चुके हैं। उसके बाद इसका हम डबल ट्रांसपोज, यानी एक बार और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी एक डबल डैश निकालते हैं, तो ये डबल डैश क्या हो जाएगा, फिर से 1 3 इसमें था, रो में था, इसको कॉलम में लेके आते हैं, यानी 1 3 कॉलम, फिर 2 4, तो ये जो 1 2 3 4 आया, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो अब इसके जगह क्या हम लोग ए लिख सकते हैं, हाँ लिखा जा सकता है। तो ए डैश का डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को एक्सरसाइज में आएगा वेरीफाई करने के लिए, भी और बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा, इस ट्रांसपोज का हिंदी परिवर्तन होता है, यानी कि जब आप इसको हम लोग हिंदी में जब कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो यानी परिवर्तित अवयव,
इसका अगर हिंदी किसी को लिखना हो तो परिवर्तित अवयव, यानी कि मैट्रिक्स का परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसको परिवर्तित अवयव भी कहेंगे। ठीक है, इससे बेटर है ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसके सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। और सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज है, यानी कहने का मतलब कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को अगर आप प्लस कर दीजिए और तब उसका आप ट्रांसपोज निकालिए तो वो बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। यानी कहने का मतलब कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर प्लस करेंगे तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा। ये आपको 3.3 में इस टाइप का क्वेश्चन यानी इसको वेरीफाई करने के लिए मिलेगा। तो पहले दो मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिएगा, फिर उसको ट्रांसपोज कीजिएगा। LHS साइड हो गया। RHS साइड में क्या करना है कि पहले A का ट्रांसपोज निकालना है जो कि सबको आता है, फिर उसके बाद B का ट्रांसपोज निकाल के और दोनों को प्लस कर देना है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सरसाइज में देखेंगे। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी A माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। क्लियर है? तो जैसा प्लस में होगा सेम वैसा ही माइनस में होगा। और 3.3 में आपका क्वेश्चन इस पे दिया हुआ होगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को क्या करेंगे k से गुना करेंगे, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणनफल। तो जब k से गुना करेंगे तो k इंटू a का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि k से गुना करके तब उसका हम लोग परिवर्तन निकाले या a का ट्रांसपोज निकाल कर तब उसमें k से गुना करें, बात दोनों क्या रहेगा बराबर रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि AB का ट्रांसपोज का मतलब A और B में जब गुना करेंगे उसके बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बराबर होगा B के ट्रांसपोज के इंटू A के ट्रांसपोज के। ऐसा क्यों? क्योंकि जब A और B में गुना करेंगे तो यहाँ A का जो कॉलम होगा B के रो के बराबर होगा। ठीक है, तो गुना करने के बाद क्या होगा उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो A डैश और B डैश, तो A का तो क्या होगा कॉलम चेंज हो जाएगा और रो भी चेंज हो जाएगा और B का भी रो और कॉलम चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए B को हम लोग पहले लिखते हैं और A को बाद में लिखते हैं। क्लियर है? तो ये 5 प्रॉपर्टी है। इस पांचों प्रॉपर्टी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू यानी 3.3 के थ्रू हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ रहा आपका क्या इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं सममित अवयव। क्लियर है? सिमेट्रिक का मतलब हूबहू एक जैसा दिखना चाहिए, उसी को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, या हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे उसको सममित अवयव कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि होता क्या है सममित अवयव, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स इज any square matrix then अगर उसका ट्रांसपोज निकाले और वो खुद के बराबर आ जाए, यानी a डैश बराबर a के आ जाए, then a इज क्या होगा सिमेट्रिक। ए को हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया होगा अगर उसके रो और कॉलम को अगर हम बदल देते हैं और खुद अपने ही बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आप लिखा तो आप जल्दी से उतारिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो खत्म हो गया। चलिए सिमेट्रिक का यहाँ एग्जांपल देखते हैं। a बराबर 4 √3 5, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ ले लिए हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फॉर्म में रहेगा। इसका ऑर्डर यहाँ 2 क्रॉस 2, तो इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। तो जब ट्रांसपोज हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये 4 यहाँ √3, यानी इस रो को हम लोग एक कॉलम में रख देंगे। फिर दूसरे वाले रो को लेते हैं √3 5। क्या इस दोनों में कोई चेंजिंग हमको तो नहीं दिख रहा है, क्या आप लोग को? नहीं, इस दोनों में कोई चेंजिंग नहीं, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a डैश का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। तो जब a डैश का वैल्यू a के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो दिक्कत? तो अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका हिंदी होगा विषमित। विषमित के साथ विषमित विषमित अवयव, यानी ये सममित अवयव था और ये विषमित अवयव था, यानी स्क्यू सिमेट्रिक, यानी जो एक बराबर नहीं होगा। तो अब इसका कंडीशन क्या होगा, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके फॉर्म में रहना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लेट ए बराबर ए आई जे m क्रॉस n इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब अगर उसका ट्रांसपोज निकाले और वो -a के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, a डैश निकाला गया और वो -a के बराबर आ जाए, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर से हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक का यहाँ एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। a इज इक्वल टू 0 -5 +5 0, ठीक है। तो यहाँ एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी a डैश। तो a डैश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -5 5 0। तो अब जब दोनों मैट्रिक्स में हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं तो देखते हैं यहाँ 0 था तो यहाँ भी 0 है, यहाँ -5 था तो यहाँ +5 हो गया, यानी ये माइनस में माइनस से अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +5 था तो यहाँ क्या हो गया, -5 हो गया, ठीक। और यहाँ 0 का 0 है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम a डैश में माइनस से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें, माइनस से, तो 0 में तो 0 ही होगा, ये जो +5 होगा वो क्या हो जाएगा, -5, यहाँ जो -5 होगा वो क्या हो जाएगा, +5, और ये हो जाएगा 0। अब जो a डैश बराबर ये माइनस आया, ये किसके बराबर आ गया, ये सॉरी ये a के बराबर आ गया, यानी इस 0 -5 5 0 को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, a के बराबर। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गया, a डैश बराबर -a, जो कि मेरा क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं a इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब कि अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वो -a के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ रिजल्ट देखते हैं और यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको भी समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ 0 0 क्यों लिया गया। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन क्या था कि अगर ए आई जे ए डैश बराबर माइनस क्या था, ए डैश बराबर माइनस ए था, तो हम लोग यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं ए डैश के जगह अगर कोई मैट्रिक्स अगर रहा हो ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो इस ए डैश के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए जे आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी यहाँ होगा ए जे आई। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आई जे जे आई में बदल जाएगा और इधर माइनस ए आई, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस, अगर इधर माइनस रहने दे तो माइनस ए आई, ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी यहाँ जो आई जे पोजिशन का जो एलिमेंट होगा वो निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, बट इधर जो जे आई वाला एलिमेंट होगा वो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब चलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ये जो 0 और 0 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी यहाँ आई और जे दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, यानी विकर्ण अवयव के लिए। तो विकर्ण अवयव के लिए क्या होगा, आई बराबर जे हो जाएगा, यानी इस जे के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, दैट इज ए आई आई, यानी जे बराबर आई हो गया। तो इधर भी क्या होगा, ये जो माइनस है ए आई जे, इधर भी तो आई आई हो जाएगा। अब ये जब माइनस इधर आएगा तो ए आई आई प्लस हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू 0, देन 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू, क्लियर है, यानी यहाँ से एक मेरा रिलेशन भी निकल गया, एक कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ से सीखे कि अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है इसका मतलब होगा कि वो क्या हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है, तो इसको भी नोट करते चलेंगे और इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे, और कि जब दो मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे, यानी जब दोनों का दोनों सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए तो कुछ रिजल्ट पे चलते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स, फर्स्ट रिजल्ट, कोई भी जब दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक दिया हुआ होगा, ठीक है, तो दोनों का जो प्लस होगा वो सिमेट्रिक होगा हमेशा। यानी कहने का मतलब कि अगर ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है तो दोनों का सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कहने का मतलब कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये क्या होगा, बराबर होगा ए प्लस बी के। यानी कि जब ये कंडीशन अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी भी मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ से हम लोग पहला प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि दो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्लियर है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हुआ, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे दिया रहे तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि अगर ए डैश बराबर ए है, यानी कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो उसको अगर हम k से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, k से, तो भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है। तो अगर के ए डैश बराबर के ए है, इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर। यानी कहने का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रहा मेरा सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा कि जैसे दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक होगा, उसी तरह दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दैट मीन्स सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is also skew symmetric। क्लियर है। तो यहाँ रहा ये मेरा थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब कि अगर a डैश बराबर माइनस ए है एंड b डैश बराबर माइनस बी है, तो जब हम a डैश प्लस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो माइनस ए प्लस बी के बराबर आएगा। तो ये मेरा कंडीशन हो गया किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वो खुद के साथ अगर माइनस के बराबर आता है तो वो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है। तो यहाँ 3 नंबर प्रॉपर्टी। चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश, और ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। फिफ्थ नंबर, ए माइनस ए डैश इज कहते हैं सिमेट्रिक, और यहाँ इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो दिक्कत, तो ये रहा मेरा तीन कुछ प्रॉपर्टी रहा, ठीक है, कि जिसको हम लोग क्या देखें। एक और प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर ए बराबर कोई क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, यानी ए डैश बराबर माइनस है, तो जब ए डैश बराबर माइनस ए है इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको अगर किसी भी कांस्टेंट के से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे के इंटू ए डैश बराबर के ए सिमेट्रिक था, तो के इंटू ए डैश बराबर माइनस के ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बट कंडीशन इसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अगर ए डैश बराबर माइनस ए है तब, ठीक है। तो यहाँ 5-6 प्रॉपर्टी रहा जो कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर है, कि जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी रहेगा हमको सॉल्व करना। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, तो अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ, ए आई जे एम क्रॉस एम, अगर क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, तो उसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ए बराबर लिखा जा सकता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है तो इसको हम किसी एक
सिंबल से डिनोट कर देते हैं P। तो अगर P बराबर लेते हैं तो 1/2 A प्लस ए डैश, क्योंकि A प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A प्लस ए डैश बाई 2, तो 1/2 से बाहर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं Q, तो 1/2 A माइनस ए डैश, यानी 50% सिमेट्रिक का और 50% स्क्यू सिमेट्रिक मिलके क्या होगा, पूरे ए का निर्माण करेगा, यानी ए का ए मैट्रिक्स पूरा बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a/2 प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a/2 माइनस ए डैश बाई 2, तो प्लस ए डैश बाई 2 माइनस ए डैश बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 और प्लस a/2 मिलके क्या हो जाएगा, a होगा। ठीक है, तो हम लोग इतना भी लिख सकते हैं a बराबर p प्लस q, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले p का अलग वैल्यू निकालेंगे 1/2 a प्लस ए डैश, उसके बाद q का हम लोग अलग वैल्यू निकालेंगे 1/2 a माइनस ए डैश, और ये बराबर p के जगह p का वैल्यू और q के जगह q का वैल्यू हम लोग लिख देंगे। बट दोनों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐड करेंगे तो फिर से a के बराबर आएगा, हमको दोनों को अलग अलग दिखाना है। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहा यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हम लोग पढ़े ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो अब आज के क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग का जो होमवर्क है वो NCERT 3.3, जो कि टोटल क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी 3.3 को बना कर लेते आएंगे, और जो RS अग्रवाल या अदर कोई बुक बनाते होंगे वो दूसरे बुक को भी फॉलो करते हुए ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगे उसको बना के लेते आएंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्क्रीनशॉट लेकर या कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर देंगे कि सर हमको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सेशन आप लोग का होगा 3.3 के सॉल्यूशन को लेकर, यानी उसका जो भी उसमें प्रॉब्लम हो उसको आप लोग मैसेज कर देंगे या उसका हिंट्स बताते हुए तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका ए इन्वर्स निकालना, यानी ऑपरेशन का सबसे लास्ट स्टेप एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको हम लोग देखते हुए पूरे मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।